हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में आपको क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट के सोल्ड क्वेश्चन पेपर या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। फर्स्ट जो क्वेश्चन इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हिंदू अविभाजित पारिवारिक व्यवसाय में कर्ता का दायित्व रहता है, तो इसका राइट आंसर है असीमित यानी कि अनलिमिटेड। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 2, निम्न में से किस प्रकार का व्यापारी सामान्यतः दुकान पर केवल माल के नमूने ही रखता है? तो वो होता है थोक व्यापारी, जिसको हम बोलते हैं होल सेलर। बी जो ऑप्शन होगा ये राइट होगा। क्वेश्चन 3, कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए प्रार्थना पत्र किसको भेजा जाता है? कंपनी रजिस्ट्रार को। बी ऑप्शन इसका राइट होगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। क्वेश्चन 4, लघु व्यवसाय उत्पन्न करने में सहायक होता है, तो एक है रोजगार के अवसर और दूसरा है संतुलित क्षेत्रीय विकास। तो इसमें जो दोनों ऑप्शन है ए और बी क्या होंगे? राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, एक प्रक्रिया, कार्यविधि या नवाचार को निम्न में से किसके द्वारा सुरक्षित रखा जा सकता है? तो ये इसको जो है पेटेंट के द्वारा। सी ऑप्शन इसका राइट होगा, पेटेंट। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 6, व्यापारिक साख निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो ये उदाहरण है अल्पकालीन वित्त का, यानी कि शॉर्ट टाइम फाइनेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 7, ऋण पत्रधारी जिसको हम बोलते हैं डिबेंचर धारक को उनके प्रतिफल के रूप में जो है मिलता है, तो क्या मिलता है उनको? ब्याज, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट। बी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 8, लघु उद्योगों की दशा में संयंत्र और मशीनरी में निवेश की अधिकतम सीमा क्या हो सकती है? तो ये होती है 10 करोड़ रुपए। डी ऑप्शन इसका राइट होगा। क्वेश्चन 9 देखिए, यहाँ पे अभिकथन और जो कारण टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, यानी कि यहाँ पे दोनों ही कथन दे रखे हैं। आपको बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, इनका आपस में कोई रिलेशन है या नहीं है ये भी बताना है आपको। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, पहला कथन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रतिधारित आय वित्त का सबसे किफ़ायती स्रोत है। तो इसमें जो अपनी स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल सही है, ट्रू है पहली। कथन 2 दे रखा है कि अधिक प्रतिधारित आय का अर्थ है शेयर धारकों को अधिक लाभांश। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये क्या है? गलत है। तो इसमें अपना राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, यानी कि कथन 1 तो सत्य है लेकिन कथन 2 क्या है? असत्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें कथन ए दे रखा है पहला, ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश दोनों भागयुक्त जो है प्रकार के हो सकते हैं। तो पहला कथन जो है क्या गलत है? फॉल्स। कथन 2 दे रखा है कि ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश दोनों परिवर्तनीय हो सकते हैं। तो ये दूसरी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। पहली गलत, दूसरी सही। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कथन 1 तो असत्य है लेकिन कथन 2 क्या है? सत्य। क्वेश्चन 11, ई व्यवसाय के लिए आवश्यक किन्हीं 2 संसाधनों के नाम बताइए। तो इसके लिए कंप्यूटर सिस्टम और इंटरनेट कनेक्शन। क्वेश्चन 12, आर्थिक क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। तो ये जो है आर्थिक क्रिया जो है व्यवसाय, पेशा और रोजगार, ये जो है 2 इसके उदाहरण होते हैं आर्थिक क्रिया के। क्वेश्चन 13, C2C व्यवसाय में शामिल 2 पक्षों के नाम बताइए। तो इसमें क्या होता है कि दोनों ही पक्ष जो है ग्राहक यानी कि उपभोक्ता होते हैं। क्वेश्चन 14, एक बैंकिंग व्यवसाय में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो साझेदारों की जो अधिकतम संख्या है ये 10 हो सकती है। क्वेश्चन 15, सरकारी कंपनी की दशा में चुकता पूंजी को कम से कम कितने यानी कि डैश प्रतिशत सरकार के पास आवश्यक है? तो कितना हो जाएगा? 51%। 51%। नेक्स्ट है क्वेश्चन 16, लाइसेंसर द्वारा लाइसेंसिंग के अंतर्गत प्राप्त प्राश्रमिक को डैश के रूप में जाना जाता है, यानी कि किस रूप में जाना जाता है? रॉयल्टी। ठीक है, इसको जो है क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। इंग्लिश में भी जो है रॉयल्टी लिखते हैं। क्वेश्चन 17, MA जो है इसकी फुल फॉर्म बतानी है। तो इसका है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। हिंदी में इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम। पार्षद सीमा नियम। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये इसकी जो है फुल फॉर्म होती है।
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 18 में यहाँ पे आपको सही गलत बताना है। नौकरी की सुरक्षा देना व्यवसाय की अपने निवेशकों के प्रति एक सामाजिक जो है जिम्मेदारी है। तो ये बात बिल्कुल क्या गलत है, ठीक है, ये कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन 19, फैक्स इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार सेवा नहीं है, यानी कि फैक्स जो है कि इलेक्ट्रॉनिक दूरसंचार जो सेवा नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ये जो क्या है एक जो है संचार सेवा है। फैक्स जो मशीन होती है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, किसी को फैक्स भेजना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 20, रेलवे का एक प्रकार का सार्वजनिक निगम है, तो ये सत्य है या असत्य है? तो जो रेलवे है ये जो है क्या है, एक सार्वजनिक नहीं है, ये क्या है, गवर्नमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21, थोक विक्रेताओं द्वारा फुटकर विक्रेताओं को प्रदान की जाने वाली किन्हीं 3 सेवाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें देखिए एक है माल की पूर्ति में सुविधा, नेक्स्ट है वित्तीय सहायता, नेक्स्ट परामर्श संबंधी सेवाएं, नेक्स्ट नए उत्पादों की सूचना और नेक्स्ट है पैकिंग सुविधा आदि। क्वेश्चन 22, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होता है। उपरोक्त कथन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का उल्लेख कीजिए। तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के जो लाभ होते हैं, पहला है विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, दूसरा है संसाधनों का अधिक क्षमता में जो है उपयोग, और तीसरा है विकास की संभावनाएं, और चौथा है रोजगार में वृद्धि आदि। नेक्स्ट पे चलते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23, ई कॉमर्स के किन्हीं 6 लाभों की सूची जो है सूचीबद्ध कीजिए। तो इसमें देखिए विश्व स्तर पर पहुंच, नेक्स्ट नए उत्पादों को लाने में आसानी, नेक्स्ट पूर्ति श्रृंखला में कमी, नेक्स्ट सरल वितरण प्रणाली, नेक्स्ट इंटरनेट द्वारा शंकाओं का तुरंत समाधान, नेक्स्ट कर्मचारी लागत में कमी, और नेक्स्ट समय की बचत आदि। इसी में एक और भी दे रखा, और में ई व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय में अंतर बताइए, दोनों में डिफरेंस बताना है। तो इसमें जो अलग अलग टाइप के जो है डिफरेंस हो सकते हैं, जैसे स्थापना जो है उपलब्धता, शारीरिक उपस्थिति, स्थापना की लागत, व्यवहार में लगने वाला समय आदि। क्वेश्चन 24, व्यावसायिक जोखिम के निम्नलिखित कारणों की व्याख्या कीजिए। तो पहला है मानवीय कारण। तो मानवीय कारण क्या है कि ऐसा जोखिम जो मनुष्य की असावधानी, बेईमानी या जल्दबाजी के कारण होता है। कर्मचारी की बेईमानी, ग्राहकों की बेईमानी, हड़ताल, तालाबंदी आदि इसके कारण है। दूसरा है आर्थिक कारण, फैशन में परिवर्तन, मूल्यों में परिवर्तन, प्रतियोगिता का प्रभाव आदि कारण हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक कारण, इसके अंतर्गत मौसमी परिवर्तन, भूकंप, बिजली गिरना, टिड्डी दल का हमला करना आदि हो सकते हैं। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है कि पेशा क्या है, जिसको बोलते हैं प्रोफेशन, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पेशे का अभिप्राय ऐसी आर्थिक अभिक्रिया है जिसमें विशेष ज्ञान व कुशलता के आधार पर एक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को निर्देशन, मार्गदर्शन या परामर्श देता है। अगर इसकी विशेषताओं की बात करें तो विशेष ज्ञान एवं तकनीकी कौशल, नेक्स्ट पॉइंट औपचारिक प्रशिक्षण, नेक्स्ट पॉइंट प्रतिनिधि पेशेवर संघ का होना, आचार संहिता और सेवा भावना को प्राथमिकता। क्वेश्चन 25 है MSME इज नॉट एन ईजी वे। यहाँ पे आपको आगे बताना है कि यहाँ पे जो क्या है कि राह आसान नहीं है। भारत के लघु उद्योगों की प्रमुख समस्याओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन यही है, आपको MSME की जो है फुल फॉर्म बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी जो फुल फॉर्म है आपको जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो अब बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसकी जो है ये आसान राह नहीं है। इसकी प्रमुख समस्याएं क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो पहला है देखिए अक्षम प्रबंधन, दूसरा है बुनियादी ढांचे की कमी, तीसरा तकनीकी प्रचलन, चौथा कच्चे माल की असीमित उपलब्धता, पांचवा मार्केटिंग की समस्या, छठा बड़े पैमाने के उद्योगों और आयात के साथ प्रतिस्पर्धा, और सातवां समय पर और पर्याप्त ऋण की अनुपलब्धता। क्वेश्चन 26 यहाँ पे जो 4 नंबर का ही है क्वेश्चन है कि यहाँ पे आपको जो है दिए गए व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्वों का जो उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला है निवेशकों के प्रति, तो पूंजी की सुरक्षा प्रदान करना, नेक्स्ट पॉइंट उचित लाभांश देना, थर्ड सही प्रकार पर लाभांश का भुगतान करना, फोर्थ संस्था की वास्तविक प्रगति से अवगत कराना, फिफ्थ पूंजी का जो है सदुपयोग। नेक्स्ट है कर्मचारियों के प्रति सामाजिक उत्तरदायित्व, उचित पारिश्रमिक देना, सेकंड कार्य की अच्छी दशा देना, थर्ड लाभ में हिस्सा प्रदान करना, फोर्थ नौकरी की सुरक्षा प्रदान करना, फिफ्थ प्रबंध में भागीदारी देना आदि,
और नेक्स्ट है पदोन्नति एवं विकास के अवसर प्रदान करना। क्वेश्चन 27, विभिन्न प्रकार के उद्योगों के वर्गीकरण को उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये जो अलग अलग टाइप के जो उद्योग होते हैं, उद्योग का अभिप्राय उस आर्थिक क्रिया से है जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग और तृतीयक उद्योग। इनके जो डिटेल आप अपनी बुक की सहायता से कर सकते हैं। घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए, दोनों में क्या अंतर है। तो क्रेता एवं विक्रेता की राष्ट्रीयता, उत्पादन के साधनों की गतिशीलता, बाजार में ग्राहकों की प्रकृति में भिन्नता, भिन्न व्यापार प्रणालियां, मुद्रा में भिन्नता और जोखिम आदि। क्वेश्चन 29, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती भूमिका पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर है सार्वजनिक उपक्रम देश के आर्थिक विकास का आधार होता है, परंतु संतुलित आर्थिक विकास के लिए इनकी कमियों को दूर किया जाना चाहिए आवश्यक है। इसी संदर्भ में सरकार द्वारा उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं। पहला है आर्थिक उद्योगों की संख्या में कमी, दूसरा पेशेवर प्रबंध, तीसरा MOU अवधारणा को लागू करना, चौथा सार्वजनिक उपकरणों का निजीकरण, पांचवा नेशनल रेवेन्यूअल फंड का प्रावधान और छठा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा पुनरुद्धार। इसी की ओर में क्वेश्चन है कि विभागीय उपक्रमों की किन्हीं 4 सीमाओं की व्याख्या कीजिए। तो पहला है शीघ्र कार्यवाही की कमी, लोचशीलता की कमी, प्रेरणा का अभाव, प्रतियोगी भावना की कमी, अधिक राजनीतिक हस्तक्षेप आदि। एक्सप्लेन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन 30 का है कि एक वाणिज्यिक बैंक में आमतौर पर खोले जाने वाले विभिन्न प्रकार के खातों के नाम लिखिए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। तो इसमें अलग अलग खाते खोले जाते हैं। पहला है बचत जमा खाता, दूसरा निश्चितकालीन जमा खाता, तीसरा आवर्ती जमा खाता, चौथा चालू जमा खाता। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट और करंट अकाउंट आदि। इसी में क्वेश्चन और है कि बीमा के निम्नलिखित सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन करें। तो इसमें पहला है अधिकार समर्पण का सिद्धांत। तो इसका अभिप्राय है कि जब बीमाकर्ता किसी स्थिति से संबंधित दावे का भुगतान कर देता है तो बीमा की विशेष वस्तु से संबंधित सभी अधिकार बीमाकर्ता को हस्तांतरित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति ने अपने मकान का बीमा कराया और मकान जो है आग से पूरी तरह नष्ट हो गया तो कंपनी बीमाधारी को अग्नि बीमा की संपूर्ण राशि का भुगतान करेगी और मकान के अवशेषों पर बीमा कंपनी का अधिकार होगा। इसी का दूसरा पार्ट है कि निकटतम कारण का सिद्धांत। इसका अभिप्राय यह है कि हानि की जिम्मेदारी निश्चित करने के लिए हानि के निकटतम कारण को देखा जाना है, न कि दूरस्थ कारण को। उदाहरण के लिए यदि समुद्री जानवर टक्कर मार कर जो है जहाज में छेद कर देते हैं तो इस स्थिति का जो है निकटतम कारण जहाज में पानी का भरना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 31, अंशों और ऋण पत्रों को परिभाषित कीजिए और उनके अंतर लिखिए। तो अंश कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं जो कंपनी में स्वामित्व का प्रमाण पत्र होते हैं। ऋण पत्र कंपनी की मुद्रा के अंतर्गत निर्मित किया गया ऋण की स्वीकृति का लिखित प्रमाण होता है। अंश एवं ऋण पत्र के अंतर, तो कंपनी से संबंध, प्रतिफल, प्रबंध में भाग, कर लाभ और वापसी का क्रम आदि। क्वेश्चन 32, किसी प्रलेख को कंपनी का चार्टर कहा जाता है, विस्तार से बताइए। तो इसका आंसर है पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। यह कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। पार्षद सीमा नियम के 6 प्रमुख वाक्य होते हैं: नाम वाक्य, स्थान वाक्य, उद्देश्य वाक्य, दायित्व वाक्य, पूंजी वाक्य और संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य। क्वेश्चन 33, बहुसंख्यक दुकानों से आप क्या समझते हैं, इनकी विशेषताओं की जो विवेचना कीजिए। तो बहुसंख्यक दुकानें एक ही प्रबंधन के अधीन एक समान वस्तु को बेचने वाली अनेक दुकानें होती हैं। यह दुकानें एक शहर में अनेक स्थानों पर या अनेक शहरों में होती हैं। वस्तुओं का निर्माण एक ही जगह किया जाता है और निर्माता स्वयं अपनी फुटकर दुकानें खोल लेते हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वस्तुओं की क्वालिटी, मूल्य तथा दुकान की सजावट सभी स्थानों पर एक जैसी रखी जाती है। नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं। केंद्रीयकृत निर्माण, निर्माता द्वारा स्वामित्व, नगद विक्रय, फुटकर आधार पर विक्रय, आकार, गुण व मूल्य में समानता, दुकान की सजावट में समानता, सामान्य उपयोग की वस्तुएं। इसी की ओर में यहाँ पे क्वेश्चन और दे रखा है कि विभागीय भंडार के लाभों और सीमाओं की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं विभागीय भंडार के लाभ। तो बड़े पैमाने पर व्यापार, विशिष्टीकरण के लाभ, केंद्रीय स्थिति, विज्ञापन में सरलता, घर पर
सुपुर्दगी क्रय सुविधा ठगे जाने का भय नहीं। सीमाओं की बात करते हैं तो इसमें यानी कि सीमाओं का मतलब क्या है, इसके दोष, अत्यधिक पूंजी, साधारण ग्राहकों से दूर, अधिक परिचालन व्यय, महंगी वस्तुएं, व्यक्तिगत ध्यान का अभाव और सामाजिक भेदभाव। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 का है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विषयों में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि वह प्रत्येक कार्य का प्रबंध स्वयं कर सके। इस कथन पर आपके विचार व्यक्त कीजिए। तो देखिए, एकाकी व्यावसायिक संगठन के उस प्रारूप को कहा जाता है जिसका स्वामी एक अकेला व्यक्ति होता है जो उसका प्रबंध करता है। पूंजी लगाना तथा संपूर्ण लाभ हानि प्राप्त करना। एकाकी व्यवसाय को शीघ्र निर्णय, गोपनीयता, प्रत्यक्ष प्रेरणा, व्यक्तिगत नियंत्रण एवं स्थापना में सुगमता का लाभ मिलता है, परंतु अनेक लाभ होते हैं हुए भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। पूंजी के सीमित साधन, अस्थायी अस्तित्व, सीमित दायित्व, असंतुलित प्रबंध और सीमित प्रबंध क्षमता। इसकी ओर में यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और भी दिया गया है, दोनों में से आपको एक करना है। अविच्छिन्न उत्तरदायित्व क्या है? तो कंपनी का जीवन व्यावसायिक संगठन के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक स्थायी होता है। इस पर सदस्यों के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन केवल अधिनियम के द्वारा ही हो सकता है। कंपनी के अस्तित्व के बारे में कहा गया है, क्या कहा गया है कि मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। इसी में है कि सीमित दायित्व, कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य पर सीमित होता है। केवल गारंटी द्वारा सीमित या असीमित दायित्व वाले कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी को बहुत अधिक हानि होने की दशा में भी अंशधारियों से केवल उनके अंशों की बकाया राशि की बाकी राशि ही मंगवाई जा सकती है। नेक्स्ट है कृत्रिम व्यक्ति। तो कंपनी को कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि कंपनी व्यक्तियों की बाती प्रलेखों पर हस्ताक्षर कर सकती है और अपने नाम में संपत्ति रख सकती है, लेकिन मनुष्यों की बाती यह जीवित नहीं रहती, इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट है पृथक अस्तित्व। तो कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने सदस्यों पर दावा भी प्रस्तुत कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व भी मिल गया है, यानी मिल जाता है। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों का जरूर शेयर करें। आपको बताना है कि डेबिट और क्रेडिट क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में क्रेडिट और डेबिट को किस प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है, ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। यदि और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।